अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ा ही धमाका खेज़ दिन था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 रुकनी बेंच बनाया गया था कल रात को, और जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस सीनियर तरीन 7 मुख्तलिफ जो जजेस थे वो भी शामिल थे इस 9 रुकनी बेंच में। तो बड़ी पूरे पाकिस्तान की मीडिया की नज़रें जो हैं वो इस तरफ थीं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा। जो अंदर की डिटेल्स हैं, क्या क्या कुछ हुआ, उसकी सारी तफसीलात आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करते हैं, और इसके रिप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से आगे क्या हो सकता है, ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा सियासी चंद खबरें आपके साथ शेयर कर लें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, मेरे कप्तान को इमरान खान साहब को एक और बहुत बड़ा धचका लगा है, और वो ये है कि ग़ुलाम सरवर खान साहब जो वज़ीर हवाबाजी थे, मिनिस्टर फॉर एविएशन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, ये वही ग़ुलाम सरवर खान साहब हैं जिन्होंने PIA के पायलट्स की लाइसेंस के हवाले से जो है वो एक शोशा छोड़ा था, जिसके बाद PIA को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ गया था। इंटरनेशनल रूट्स के हवाले से भी पाकिस्तान को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो वो पिछले दिनों, अभी 2 दिन हुए थे सिर्फ गिरफ़्तार हुए थे, और अब जो है वो उनका एक वीडियो पैगाम सामने आ गया है जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ रहा हूँ, और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ही उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दी। इन्होंने, अगर सिर्फ इनका माजी आपको याद दिलाता चलूँ, ये वही साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ खुदकुश बमबार बनकर पूरी अपोजिशन को नीस्तो नाबूद कर दूँ। ये वही ग़ुलाम सरवर साहब हैं। तो अब ये ख़ुद जो है वो अपोजिशन का ही हिस्सा हैं, और अब इन्होंने वो अपोजिशन की पार्टी जिससे जिनकी वजह से एक्चुअली ये वज़ीर बने थे, इन्होंने वो भी छोड़ दिया। ग़ुलाम सरवर खान साहब जो हैं, इनका हल्का वही है जो चौधरी निसार अली खान का है। तो इनका जो आपस में क्लैश होता है सियासी तौर पे, वो इसी इलाके के अंदर होता है। तो इन्होंने PTI को जो है वो छोड़ दिया है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा, मुझे और मेरे ख़ानदान को सियासत में आए तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। जहाँ तक 9 मई के वाक़यात का ताल्लुक है, बहैसियत एक पाकिस्तानी जो अफ़वाज पाकिस्तान की क़ुरबानियाँ हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के शोहदा की यादगारों पर हमला करना, GHQ पर हमला करना, कोर कमांडर हाउस पर हमला करना, मियाँ वाली बेस पर हमला करना, वो हमला आवर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने GHQ पर हमला नहीं किया, पाकिस्तान के दिल पर हमला किया है। तो मैं इन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मेरा ये मुतालबा है कि बहैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसे लोगों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने इदारों के साथ महाजराई की। मैं इस महाजराई की भी भरपूर मज़म्मत करता हूँ, और इस महाजराई की पॉलिसी से इख्तलाफ मैंने पार्टी के हर फोरम पर किया है। हमें महाजराई और इदारों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये इन्होंने जनाब अपना वीडियो पैगाम भी जो है वो जारी किया। इसके अलावा एक और इमरान खान साहब के सिपाही उमर सरफराज चीमा, उनके खिलाफ आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस की समाअत हुई। वहाँ पे जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया, और उनके जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की मज़ीद तोसी जो है वो कर दी गई है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि उनकी जो अहलियाँ हैं उमर सरफराज चीमा की, वो अदालत में आई थी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए, और जैसे ही वो अदालत से बाहर आईं तो पुलिस ने उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया। उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया है, इनका क्या लेना देना है सारी चीज़ के साथ, वी डोंट नो। लेकिन उमर सरफराज चीमा को भी जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। ये ज़हन में रखिएगा कि चीमा साहब वो शख्स हैं जिन्होंने PTI के पूरे उस दौर के अंदर इनको हार्डली जो है वो कोई मेन पोर्टफोलियो दिया गया, बल्कि आखिर में जाके जब चौधरी सरवर को गवर्नर के ओहदे से हटाया गया था, तो उसके बाद इनको जो है वो ओहदा दिया गया, एंड ही लास्टेड ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स बस। तो लेकिन ज़ाहिर बात है PTI के साथ रहे, और अभी भी आप ज़हन में रखिएगा कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग़ुलाम सरवर खान की बात की थी, इन्होंने अभी तक किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और ये अभी भी PTI के साथ हैं। तो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में तो इनकी कदर नहीं की। शायद अब ये सारी कुर्बानियाँ देख के जो है उनको इस बात का एहसास हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। अदालत ने गुलबर्ग के मुकदमे में मियाँ महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज़ की तौसीह कर दी है। तो तीनों जो PTI के रहनुमा हैं उनके हवाले से 14-14 रोज़ का उनका मज़ीद जुडिशल रिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा जिना हाउस हमले में मुलविस 180 मुल्ज़मान की ज़मानतों पर फैसला जारी कर दिया गया है। 33 मुल्ज़मान की ज़मानतें मंजूर, जबकि दीगर की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। ATC के जज एजाज अहमद बुटर ने खदीजा शाह की ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। तो खदीजा शाह जो बड़ी लाइमलाइट में रही थी, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी जो है वो खारिज हो गई है। उन समेत 13 ख़वातीन के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज़ की तौसीह कर दी गई है, उन्हीं PTI के 3 रहनुमाओं की तरह। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर में शामूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब अपनी बेल लेने के लिए आज दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। सुबह 7:30 बजे वो कोर्ट के बाहर मौजूद थे, लेकिन पुलिस की बड़ी भारी नफरी दोबारा वहाँ पर तैनात थी, और इन दोनों को अंदर ही नहीं जाने दिया गया।
तो आज उस केस की समाअत मुलतवी हुई थी। आज उनको अदालत में पेश करना था। अंदर फिर उनके जो वकला थे उन्होंने यही कहा कि जी हमारे मौक्किल यहाँ पे आए थे, वो अंदर पेश होना चाहते थे लेकिन उनको अंदर नहीं आने दिया गया। मुझे आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि ये क्या बात हुई। मतलब अगर वो बेल लेना चाहते हैं तो उनको बेल लेना उनका हक है, उनको कोर्ट रूम के अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा। तो कल भी यही हुआ था और आज दोबारा यही काम हुआ। उसके बाद वो वहाँ से जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के लिए चले गए, इस्लामाबाद से पेशावर चले गए और पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने राहदारी जो बेल होती है वो उनको मिल गई और अब मतलब कम से कम वो जो है वो सिक्योर है। अब वो इस्लामाबाद में भी दोबारा अटैम्प्ट करेंगे कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पेश हों और वहाँ पे जाके दोबारा बेल के लिए जो है वो अप्लाई करें। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर के मुताबिक अदालत ने अलबत्ता यहाँ पे जो है वो एक सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो उनके वकील थे उन्होंने दरख्वास्त की कि जी इनको जो है वो कल तक के लिए मोहलत दे दी जाए, लेकिन वो उसके बाद वो इनकी इस्तदा मंजूर होगी और कल जो है वो ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी होगी। इसके अलावा फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन में शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी कार्रवाई जारी रखें, लेकिन फवाद चौधरी के खिलाफ आपने जो शो कॉज नोटिस दिया हुआ है इस सिलसिले में हतमी फैसला अभी आपने नहीं सुनाना। एक डेवलपमेंट ये है। इसके अलावा FIA ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, FIA ने 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही करके बैरून मुल्क मुकीम सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक शरपसंदों को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। किस तरह गिरफ्तार होंगे ये बैरून मुल्क मुकीम लोग मुझे नहीं पता, लेकिन FIA ने इसका प्लान बनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जी इंटरपोल से हम रब्ता करेंगे। अब माजी के अंदर भी कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि इंटरपोल से जब रब्ता किया गया था रेड वारंट्स के लिए तो कई ऐसे मौके आए कि जहाँ पे इंटरपोल ने कहा जी सियासी नौयत के हम मुकदमे जो हैं या गिरफ्तारियाँ हम नहीं करेंगे। अब इसको वो उसके अंदर मानते हैं या नहीं मानते, सियासी नौयत समझते हैं या वाकई समझते हैं कि इनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए, ये अभी देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा साथ साथ एक्सप्रेस ने यह भी रिपोर्ट किया है कि आदिल राजा, आप जानते होंगे आदिल राजा जिनको पिछले दिनों बरतानिया की पुलिस में भी जो है वो हिरासत में लिया गया था, 8 घंटे के लिए क्वेश्चनिंग की गई थी और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त अब कर दी गई है और आदिल राजा को जल्द गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर शरअंगेज़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का लाहेअमल तैयार किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसको एंटरटेन किया जाता है या नहीं, कि इनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। मैं जानता हूँ आप सुनना चाह रहे होंगे। देखिए कल जब 9 रुकनी बेंच बना, मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी ये बात की थी कि उसके लिए उसमें 2-4 पर्सपेक्टिव्स थे। एक तो ये कि मुझे ये फील हो रहा था कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है बड़ा स्मार्टली उन्होंने खेला है कि उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस को भी जो है अपने साथ बेंच में, यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेंच में शामिल करके, मकसद ये था कि एक डिवाइडेड हाउस जो है, मतलब 2 मकासद मुझे लगते हैं। एक तो ये कि डिवाइडेड हाउस का जो कॉन्सेप्ट है या जो इमेज चला गया है वो इमेज जो है वो ख़त्म किया जाए। तो इस सिलसिले में आज की समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि इतना सेंसिटिव मामला है, देखते हैं कि इसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो अपनी क्या पोजीशन लेते हैं और जो दीगर जजेस भी जो उनके धड़े से कहे जाते हैं वो इसके ऊपर क्या पोजीशन लेते हैं। तो इट वाज अ स्मार्ट मूव बाय द चीफ जस्टिस। अच्छा, इसमें एक ज़रा बात मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर दूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज से चंद साल पहले अपनी एक जजमेंट के अंदर एक्चुअली इन फौजी अदालतों के खिलाफ ऑलरेडी अपना फैसला दिया भी हुआ है। तो ये नहीं है कि उनकी पोजीशन वाजे नहीं है, क्या अपनी वो पोजीशन में तब्दीली करते या ना करते ये भी देखने से ताल्लुक़ रखता था। बहरहाल टाइम के ऊपर जो है वो केस की समाअत शुरू हुई। 9 रुकनी बेंच था जस्टिस, जिसमें चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक। ये 9 रुकनी बेंच था। तो चीफ जस्टिस ने वकला से कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। बेंच में मौजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूँ, उधर ही उन्होंने टोका। तो वहाँ पे इमरान खान साहब के जो वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा कि हमें जो एक्चुअली इस केस के अंदर एतजाज़ एहसन साहब के वो वकील हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें खुशी का इजहार तो करने दें। तो फाइज ईसा साहब ने कहा कि आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है, हलफ के मुताबिक मैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। फाइज ईसा साहब ने कहा कि कानून में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है, इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। कल शाम मुझे कॉजलेस देखकर ताज्जुब हुआ, इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। यानी फाइज ईसा साहब ये फरमा रहे थे कि उनसे मुशावरत भी नहीं की गई और उनको भी जो है वो कल रात को ही पता लगा कि उनको जो है इस बेंच में शामिल कर लिया गया है। तो
उन्होंने उसके बाद वो जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसका उन्होंने जिक्र किया कि उसको जो है वो बिल की सतह पर ही रोक लिया गया, अभी वो कानून बना ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी रूलिंग दे दी। उन्होंने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूं कि 5 मार्च 2023 को ना बिल आया था ना ही एक्ट बना था। मुझे ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ। 31 मार्च को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने सर्कुलर जारी किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जारी करना सुप्रीम कोर्ट की वक़्त को जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को मेरा फैसला वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी दानिश और अकल के मुताबिक बात करूंगा। जब एक बेंच का हिस्सा नहीं था तो मुझे क्यों शामिल किया गया? मैंने एक नोट लिखा जो 8 अप्रैल को वेबसाइट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी पाकिस्तान का कानून है। मैंने हर नोट अपने साथी से शेयर किया। एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। इंक्वायरी कमीशन को 5 रुकनी बेंच ने काम से रोक दिया। इंक्वायरी कमीशन को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना जवाब मांगा गया। उन्होंने कहा कि मैं किसी फैसले पर राय नहीं दे रहा। 4 दरख्वास्तें दायर की गई हैं। चेयरमैन पीटीआई की पहली दरख्वास्त थी जिस पर एतराज़ लगा। मैं आज इस बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं इस बेंच को कोर्ट ही नहीं मानता। इस वक्त तक बनने वाला हर बेंच गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि जी मेरी राय को यह ना समझा जाए कि मैंने केस सुनने से इनकार कर दिया। मेरा मौक़िफ़ है कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच से अलहदा होने के बाद जस्टिस तारिक ने भी उनसे इतफाक़ किया और वो भी फिर बेंच से अलग हो गए। जस्टिस तारिक ने कहा कि मैं भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से इतफाक़ करता हूँ। अगर कल कानून दुरुस्त करार दे दिया गया तो फिर अपील का क्या होगा? यहाँ पे एतजाज़ हसन साहब के वकील ने कहा कि जी ये घर का तनाज़ा है जबकि बाहर से लोग हमला आवर हो रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा एतजाज़ हसन साहब प्लीज़ मैं आपका एहतराम करता हूँ, मेहरबानी फरमाकर सुप्रीम कोर्ट को घर ना कहें। ये सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा है, घर नहीं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये 25 करोड़ अवाम का मामला है, 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगी? इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जब पहले सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होता था उस वक्त आप कहाँ थे? जब 25 करोड़ अवाम का केस आएगा फिर देखेंगे। ये एक दलील दी जा रही है कि भी इससे पहले भी तो फ़ौजी अदालतों में केसेस चलते थे, तो उस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग थे इनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। आज जब इनको खुद ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है तो इस वक्त अब जाके जो है वो इनको तकलीफ हो रही है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से खुद को 9 रुकनी बेंच से अलहदा करने के बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज़ किया है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि इस केस में अटॉर्नी जनरल ने वक्त लिया है। क्या पता इसमें स्टे ख़त्म भी हो सकता है। इस केस में मखलूक खुदा के हक़ में फ़ैसला हो। एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस में बैठकर समाअत करें, यह अहम केस है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके केस का कोई और हल करते हैं। हमने भी ये बेंच अपने आइन के तहत बनाया। हम यहाँ मखलूक खुदा के हक़ में फ़ैसला करने के लिए बैठे हैं। जजेस के अलहदा होने पर बेंच उठने लगा, जिस पर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। चीफ जस्टिस साहब और दीगर जजेस से गुजारिश है बैठे रहें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी इस मामले का कुछ करते हैं। ये कहकर तमाम जजेस वहाँ से कोर्ट रूम से चले गए। उसके बाद केस की समाअत जो है बाद में खबर आई कि जनाब 9 रुकनी बेंच के बजाय 7 रुकनी बेंच करेगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग आप यही कह सकते हैं कि ये बेंच भी टूट गया। जिस तरह पहले एक दफ़ा जब बेंच बना था, चीफ जस्टिस ने पहले भी बेंचेस बनाए, वो भी टूटे, अब ये बेंच भी टूट गया। और केस की समाअत जो है फिर दोबारा 1:45 के ऊपर दोबारा शुरू हुई। 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मैं एक दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा का रिश्तेदार हूँ। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की पटिशन थी एक्चुअली ये, तो उनकी भी पटिशन है, मतलब उनके और भी पटिशनर्स हैं, वो भी इसमें पटिशनर हैं। तो उन्होंने कहा किसी को मेरी बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है तो अभी बता दें। एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि किसी को आपकी बेंच में शमूलियत पर कोई एतराज़ नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल भी बता दें कोई एतराज़ है तो बेंच से अलग हो जाऊँगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपके बेंच का हिस्सा होने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बुनियादी तौर पर जवाद एस ख्वाजा साहब के बड़े भाई ख्वाजा उमर के दामाद हैं। वो इस तरह इनका रिलेशनशिप जो है वो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के साथ बनता है। तो उसके बाद एतजाज़ हसन साहब के वकील लतीफ़ खोसा ने जो है वहाँ पे जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी जो प्रेस रिलीज थी, एलामिया जो था, उसको फिर वहाँ पे पढ़ के सुनाया। लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या ब्रिगेडियर करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लतीफ़ खोसा साहब से सवाल किया, ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें ISPR का नाम कहाँ लिखा है? तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ISPR का ही जारी किया गया एलामिया है। काबीना ने ISPR के एलामिया की फिर तौसीक भी की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बयानात से निकलकर असल कानून क्या है वो भी बता दें। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से दरख्वास्त करके सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया। जिसने भी तनसीबात पर हमला किया उनसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। जिसने जो जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और कितने गिरफ्तार हुए। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 10 मई को पहले 50 अफराद गिरफ्तार किए, शाहमूद कुरैशी, मुराद सईद, फ़रूख हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पूरे मुल्क से 10 मई को 4000 अफराद गिरफ्तार हुए। किसी फ़र्द के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि वो कानून तो पढ़ दें जिसके तहत अफराद को गिरफ्तार किया गया। मज़ाहिर अली नकवी साहब ने यहाँ पे कहा कि जो तमाम मुकदमा बनाए गए उनको सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को पहले ही हासिल है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारा यही मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चले, फ़ौजी अदालतों में नहीं। 9 मई के वाक़यात की आड़ में 9 से 10 हज़ार अफराद को गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हक़ाइक़ में रहें। जो मुकदमा दर्ज हुए उनमें मुतअद्दिद नाम है, मुकदमात में कुछ पुलिस एहलकारों के नाम क्यों शामिल किए गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जिस कानून के तहत फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना है, क्या उस कानून को किसी ने चैलेंज किया। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया, क्या मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक कानून चैलेंज हो सकता है। लतीफ़ खोसा साहब ने, जो वकील हैं एतजाज साहब के, उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा कौन सुनेगा। आयशा मलिक साहबा ने कहा कि आप हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के रूल्स बताएं, हमारे पास इससे मुतल्लिक कोई किताब नहीं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, हम तो इसलिए आए कि हमें 25 करोड़ अवाम की फ़िक्र है। जस्टिस मंसूर ने कहा, सिविलियंस के केसेस फ़ौजी अदालतों में मुंतकली की दी गई दरख्वास्त दिखा दें। या अफरीदी साहब, जो जज साहब हैं इसी बेंच के में, उन्होंने कहा कि कितने लोगों के नाम कोर्ट मार्शल के लिए भेजे गए हैं, कोई कानून या ठोस बात बताएं किस बुनियाद पर सजाएं हो रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट या अदालत को दरख्वास्त दी जाती है कि इन अफराद को हम आर्मी एक्ट के ट्रायल में ले जाना चाहते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट सिविलियंस पर काबिल अमल नहीं तो ATC के मुकदमात फ़ौजी अदालत कैसे मुंतकिल कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किस कानून और बुनियाद पर सिविलियंस के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत यह भी कह सकती है कि हम इन अफराद को फ़ौजी अदालतों के हवाले नहीं कर सकते। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तो कोई पेश नहीं हुआ, यही तो मैं कह रहा हूँ। आयशा मलिक साहबा ने कहा कि आर्मी एक्ट के आर्टिकल 549 में तो ये भी है कि मुतल्लिका अफराद को उनके मुतल्लिका डिपार्टमेंट के हवाले किया जाएगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि यही तो सवाल आपके सामने लेकर आए हैं कि कैसे प्राइवेट अफराद को फ़ौजी अदालतों में भेजा जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वक्त की किल्लत है, एक वकील रोस्टम पर आकर बात करे। लतीफ़ खोसा साहब 10 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बहस हुई कि क्यों फ़ौजी अदालतों में मुकदमात मुंतकिल किए जाएँ। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जब फॉर्मेशन कमांडर्स और काबीना से मंजूरी हो तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे। मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया कि क्या हुकूमत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसको चैलेंज नहीं करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये दिखा दें आर्मी एक्ट में कहाँ है कि किन हालात में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आर्मी एक्ट में कहीं सिविलियंस के ट्रायल्स का जिक्र नहीं है। आयशा मलिक साहिबा ने सवाल किया, आर्मी एक्ट में कहाँ लिखा है कि सज़ा कितनी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेरे ख्याल में तो हमारे सिविल कानून में आर्मी एक्ट से ज़्यादा सख्त सज़ाएँ हैं। अगर पूछा जाए कि फ़ौज से सज़ा चाहिए या सिविल अदालतों से तो लोगों का रश लग जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी एक्ट पर पुराने फैसलों को भी देखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या कहता है कि कौन से जराइम पर फौजी ट्रायल होगा। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी तनसीब पर हमले का जिक्र है, लेकिन ये कोर कमांडर हाउस था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था फौजी अदालतों में अंडर ट्रायल पर बुनियादी हकूक़ का इतलाक नहीं होगा, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किस बुनियाद पर दिया। लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि इस तरह के ट्रायल से आलमी सतह पर भी मुल्क की बदनामी होती है। यहाँ ये हुआ जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको छोड़ दिया, जिसने नहीं की उसे पकड़ लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपको इतने सवालात अदालत के सामने रखने की ज़रूरत नहीं, आपका केस सादा है कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर चीज़ हुक्म इम्तना से दुरुस्त नहीं की जा सकती, उम्मीद है अभी तक मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ होगा। जस्टिस मुनीब ने कहा कि मुल्ज़मान की हवालगी से पहले मुतल्लिका अदालत को दायरा इख्तियार देखना चाहिए था। दायरा समात ना हो तो अदालत मुल्ज़मान की हवालगी से इनकार कर सकती है। अदालत कह सकती है कि यह जुर्म फौजी अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया। चीफ जस्टिस का कहना था कि चाहे सिविल कोर्ट हो या फौजी अदालत, मुल्ज़िम को वकील के ज़रिए दिफा का मौका मिलना चाहिए। यहाँ वकीलों को ही उठाया जा रहा है, वकला को हरासा किया जाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लतीफ़ खोसा के घर पर हमला हुआ, उज़ैर भंडारी को चंद घंटे के लिए गायब किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने का कहना था कि किसी भी वकील को हरासा करना गलत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरा तबका सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी आज़ाद नहीं है और ये ठीक नहीं है। केस को जल्द निपटाना चाहते हैं, कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे। इस केस को सुनने वाला बेंच अब यही रहेगा। अगर बेंच का एक भी मेंबर ना हो तो समाअत नहीं हो सकेगी। तमाम फरीकैन अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करा दें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि बताएं कि कितने अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया और उन्हें कहाँ रखा गया, खवातीन को कहाँ रखा जा रहा है, बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरा मुआशरा ट्रॉमा का शिकार है। लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई, उनकी ज़ातियात में मदाखलत की गई।
ये अवाम की आज़ादी का मामला है, उनसे पूछें कि कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है, तमाम गिरफ्तार अफराद के दुरुस्त एदाद शुमार पेश किए जाएँ और उसके बाद केस की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तो जनाब ये मामला है अब तक की अपडेट्स के हवाले से। बड़ा धुएंधार किस्म का दिन था। मंसूर अली शाह साहब जो बेसिकली जस्टिस काजी फाइज ईसा के धड़े से कहे जाते हैं, वैसे तो ये धड़ा शड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन एक उमूमी तौर पे जो तासुर है वो यही है जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में। तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी जिस किस्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो रिमार्क्स दे रहे हैं, उनके रिमार्क्स से इस तरह लग रहा है कि वो भी फौजी अदालतों के इस दायरा इख्तियार के हवाले से जो है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अभी एक साइड के दलाइल दिए गए हैं। एतजाज हसन साहब बाद में आए थे बाहर, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कही कि उन्हें लगता है कि शायद कल भी हो सकता है फैसला हो। हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, ऑब्वियसली जजेस की मर्जी होती है वो कब फैसला देते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई हुक्म इम्तना यानी स्टे ऑर्डर जो है फिर भी कोई नहीं दिया गया। देखते हैं अब कल इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट होती है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।